रामपुर गांव में हर शाम एक बहुत ही खूबसूरत मार्केट लगती थी। उसी मार्केट में दो पानीपुरी वाले थे, जिसमें रमेश के पानीपुरी के ठेले के पास लोगों की भीड़ लगती थी। वहीं मुकेश के ठेले पर ज्यादा लोग नहीं आते थे। अरे मुकेश भाई, लोग तुम्हारे पास पानीपुरी लेने क्यों नहीं आते? अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता भाई साहब। ठीक है, तो तुम मुझे अपनी पानीपुरी खिलाओ। मुकेश ने उन लोगों को पानीपुरी खिलाया। भाई साहब, तुम्हारी पानीपुरी का स्वाद बहुत अच्छा है। पता नहीं लोग उसके ठेले पर ही क्यों जाते हैं। पानीपुरी खाकर दोनों ग्राहक वहां से चले गए। धीरे धीरे शाम हो गई और वो वापस घर आ गया। क्या हुआ? आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? आज भी धंधा नहीं हुआ क्या? क्या बताऊं ममता, रोज रोज का यही झमेला है। मैं इतनी मेहनत से कितनी स्वादिष्ट पानीपुरी बनाता हूं, लेकिन लोग सिर्फ रमेश के ठेले के पास ही जाते हैं। चलो खाना लगा दो, खा पी कर सो जाते हैं। कल फिर से जिंदगी का सफर शुरू करेंगे। सारा राशन खत्म हो गया और पैसे भी नहीं है घर पर, सिर्फ रोटी और प्याज है। कोई बात नहीं ममता, हमारे लिए प्याज रोटी ही बहुत है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रात उसकी बेटी बहुत बीमार पड़ गई। देखो ना, हमारी गुड़िया बहुत बीमार हो गई है, जल्दी से वैद्य जी को बुला कर लाइए। ठीक है ममता, तब तक तुम गुड़िया का ख्याल रखना। मुकेश थोड़ी देर बाद वैद्य जी को बुलाकर लाया। वैद्य जी ने उसकी बेटी को देखा और कहा, तुम्हारी बेटी को तो बुखार ने अंदर से जकड़ लिया है। इसे ठीक होने में तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है। ये सुनकर ममता और मुकेश परेशान हो गए। वैद्य जी, ऐसा मत बोलिए। हम गरीबों की जिंदगी में अभी तक परेशानियां कम थी, जो एक और परेशानी दे दी भगवान ने हमें। किसी भी कीमत पर इसे ठीक कर दीजिए। तुम्हारी बेटी को ठीक करने के लिए एक खास जड़ी बूटी की जरूरत पड़ेगी। वो जड़ी बूटी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में मिलेगी। क्या तुम ला सकते हो? वैद्य जी, मैं कैसे भी करके वो जड़ी बूटी ले आऊंगा। आप मुझे बताइए, वो जड़ी बूटी दिखती कैसी है? मुकेश, वो जंगल बहुत खतरनाक है। उस जंगल में बहुत भयानक भयानक जंगली जानवर रहते हैं। खतरनाक भेड़िए उस जंगल पर राज करते हैं। उन भेड़ियों से बच के तुम्हें वो जड़ी बूटी लानी होगी। उस जंगल के बीचों बीच बहुत सारे सफेद फूल लगे होंगे। उन्हीं फूलों के बीच हरे रंग की पत्तियां दिखाई देंगी। वो पत्तियां ही तुम्हें लेकर आनी है। ठीक है। मुकेश पैदल ही उस जंगल के लिए निकल पड़ा और 1 घंटे में ही जंगल में पहुंच गया। जंगल के अंदर पहुंचते ही उसे बहुत सारे चील, कौवे और गिद्धों ने परेशान किया, लेकिन उनसे बचते हुए किसी तरह वो जंगल के अंदर घुस गया। ये जंगल तो सच में बहुत खतरनाक है। अब मुझे किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द जंगल के बीचों बीच उस जड़ी बूटी के पास पहुंचना होगा। मुकेश थोड़ा और अंदर गया, तभी उसे जंगली कुत्तों ने चारों तरफ से घेर लिया और उस पर अटैक किया। मुकेश किसी तरह वहां से भागा और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। कुत्ते नीचे से भौंक रहे थे, तभी मुकेश ने पेड़ से एक बहुत मोटी डाल तोड़ी और फेंक कर उन कुत्तों के ऊपर मारी, जिससे वो सभी कुत्ते वहां से भाग गए। मुकेश अब फिर से नीचे उतरा और जंगल के अंदर जाने लगा। हे ऊपर वाले, मुझे एक बार बस वो जड़ी बूटी मिल जाए। मुकेश थोड़ा और अंदर गया तो उसने देखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे एक संत महात्मा गहरे ध्यान में बैठे थे और एक भेड़िया उन्हें खाने के लिए उनके बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था। ये भेड़िया तो बाबा को खाने वाला है। मुझे बाबा को बचाना होगा। वो भेड़िया बाबा की गर्दन को लगभग पकड़ ही चुका था कि तभी मुकेश पीछे से एक बहुत बड़ा डंडा लेकर पहुंचा और भेड़िए को मारने लगा। भेड़िए ने मुकेश पर अटैक कर दिया, लेकिन मुकेश किसी तरह उससे लड़ता रहा और अंत में उसने भेड़िए को भगा ही दिया। ये सब कुछ उन संत महात्मा ने देख लिया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। बाबा, आप इतने भयानक जंगल में तपस्या क्यों कर रहे हैं? पुत्र, हम सन्यासियों के लिए जंगल ही बेहतर होता है। शहर के बीचों बीच अगर मैं बैठ जाऊंगा तो लोग मुझे वहां से भगाने लगेंगे, लेकिन तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मेरी बेटी बहुत बीमार है। वैद्य जी ने एक जड़ी बूटी मंगाई है जो इस जंगल के बीचों बीच ही मिलेगी। वो मुझे कहाँ मिलेगी, क्या आप बता सकते हैं? बाबा ने अपने कमंडल से वही जड़ी बूटी निकाली और मुकेश को दे दी। पुत्र, ये जड़ी बूटी बहुत काम की है, इसलिए मैं हमेशा इसे अपने पास रखता हूँ।
ये तुम ले लो, तुम्हें इसकी अधिक आवश्यकता है। आपने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया बाबा, मैं चलता हूं। रुको पुत्र, तुम्हें सिर्फ एक समस्या नहीं है, तुम्हें बहुत सारी समस्याएं हैं। तुमने मेरा जीवन बचाया है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना ये सोने का कड़ा देता हूं। ये लो, इसे अपने हाथों में पहन लो। बाबा, ये आपका आभूषण है, मैं इसे भला कैसे ले सकता हूं, और इसका मैं क्या करूंगा? पुत्र, तुमने मेरा जीवन बचाया है, तो क्या मैं तुम्हारा जीवन बेहतर नहीं कर सकता? बाबा, मेरा तो बस एक ही लालच है कि मेरे बीवी बच्चे खुशहाल रहें, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर मुकेश भागते हुए अपने घर वापस आ गया। उसने वैद्य जी को वो जड़ी बूटी दी। वैद्य जी ने जड़ी बूटी का काढ़ा बनाया और गुड़िया को पिला दिया, जिससे थोड़ी देर में ही वो पूरी तरह ठीक हो गई। मैं चलता हूं मुकेश, अब तुम्हारी पुत्री बिल्कुल ठीक है। कोई समस्या हो तो तुम मेरी कुटिया में आ जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। वैद्य जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद गुड़िया ने मुकेश के हाथ में सोने का कड़ा देखा। पापा, ये आपके हाथों में सोने का कड़ा कहाँ से आया? अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मुकेश ने अपनी बेटी और पत्नी को उस जादुई कड़े के बारे में सारी बात बता दी। रात के ठीक 12 बजे ममता और मुकेश लक्ष्मी माँ का ध्यान करने लगे और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद उनके सामने बहुत सारा धन प्रकट हो गया। ये तो चमत्कार हो गया, अब तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तुम सही कह रही हो, अब मैं पानी पूरी का ठेला लगाना बंद कर दूंगा और इसी गांव में एक बहुत बड़ा ढाबा खोल लूंगा, जिससे मैं बहुत कम दाम में लोगों को खाना खिलाया करूंगा। कुछ ही दिनों में मुकेश ने अपना एक बहुत ही खूबसूरत घर बना लिया और घर के बगल में ही जमीन खरीदकर एक बहुत शानदार ढाबा बना लिया। वहीं दूसरी तरफ रमेश ठेले वाला कुछ हैरान था। इस मुकेश ने तो ठेला लगाना ही बंद कर दिया, लगता है मेरा कंपटीशन झेल नहीं पाया। अरे नहीं नहीं रमेश भाई, अरे तुम तो दिन भर यहीं खड़े रहते हो, तुम्हें उसके बारे में शायद कुछ पता नहीं है अभी है। उसने तो बहुत बड़ा ढाबा खोल लिया है और उसका घर तो अब आलीशान हो गया है। सुबह सुबह भांग खा कर आए हो क्या? ओ भाई ओ, मैं भांग खा कर नहीं आया, समझे? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर यकीन ना हो तो रात को अपना ठेला बंद करने के बाद उसके घर जाकर देख लेना। रात में अपना ठेला बंद करने के बाद रमेश मुकेश के घर के सामने पहुंच गया। मैं अपनी पानी पूरी में केमिकल डाल देता था, जिससे अगर कोई एक बार मेरी पानी पूरी खा ले तो उसे लत पड़ जाए, जिससे मेरा धंधा खूब चलने लगा। लेकिन फिर भी मैं कभी इतना बड़ा ढाबा नहीं खोल पाया, ना ही अभी तक शानदार घर ही बना पाया। पता लगाना पड़ेगा। रमेश खिड़की से छुपकर मुकेश के घर के अंदर झांकने लगा। मुकेश और उसकी बीवी लक्ष्मी माँ का ध्यान कर रहे थे। देखते ही देखते उस जादुई कड़े से ढेर सारी धन वर्षा होने लगी। ओह, इसका मतलब ये सारा कमाल इस जादुई कड़े का है। इस कड़े को आज मैं चुरा कर रहूंगा। रमेश घंटों तक वहीं खड़ा रहा। जब मुकेश और ममता सो गए, तब रमेश खिड़की से अंदर गया और मुकेश के हाथ से वो जादुई कड़ा चुरा लिया। लेकिन थोड़ी ही देर में वो पत्थर की मूर्ति बन गया। सुबह जब मुकेश और ममता की नींद खुली तब, अरे ये तो रमेश की मूर्ति है। लगता है ये हमारा जादुई कड़ा चुराने आया था और हमेशा के लिए मूर्ति बन गया। रमेश ने उस मूर्ति से कड़ा उतार कर खुद पहन लिया और मुकेश की मूर्ति को ले जाकर जंगल में छोड़ आया। अब रमेश खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा। नई नवेली बहू रोशनी को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद थी। बहू, इतना अच्छा मौका है? आज तेरी पहली रसोई थी, आज तुझे कुछ मीठा बनाना चाहिए था भाई। भिंडी की सब्जी क्यों बना दी? ससुर जी, मुझे बचपन से ही भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। वैसे भिंडी की सब्जी तो हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन बहू तूने जो आज भिंडी की सब्जी बनाई है ना, इसका स्वाद बिल्कुल अलग है। ऐसी भिंडी की सब्जी हमने आज तक नहीं खाई। वाह वाह वाह। हाँ रोशनी, बहुत अच्छी भिंडी की सब्जी बनाई है तुमने। खैर, खाना पीना खाने के बाद मोहन और रोशनी अपने कमरे में बैठे प्यार भरी बातें कर रहे थे, क्योंकि आज उनकी सुहाग रात थी। तभी रोशनी ने मोहन को दूध का गिलास दिया, लेकिन उसने देखा कि उसमें दूध का रंग हरा था। रोशनी, मैंने सुना था कि सुहाग रात वाले दिन पति को दूध पिलाया जाता है। तुम ये मुझे क्या पिला रही हो? मैं भी आपको दूध ही पिला रही हूँ, ये दूध ही तो है। रोशनी, हरे रंग का दूध तो मैंने पहली बार देखा है। या तो तुम पागल हो या तो तुम मुझे पागल बना रही हो। पागल होंगे तुम्हारे दोस्त, ये कोई ऐसा वैसा दूध नहीं है, बल्कि भिंडी वाला दूध है। इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी। खैर, किसी तरह मोहन ने वो दूध पिया और सुहाग रात मनाई।
अगली सुबह उठकर उसने सभी के लिए चाय बनाई, लेकिन चाय में भी उसने भिंडी डाल दी थी। बहू, ये अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तूने चाय में भी भिंडी डाल दी। सासू माँ, मैं बिना भिंडी के कुछ भी नहीं बनाती। इसका मतलब तुझे तो भिंडी की मिठाई भी बनानी आती होगी। सासू माँ, आपको कैसे पता चला? मैं भिंडी का हलवा, भिंडी के पराठे, भिंडी की बर्फी, भिंडी के पेड़े, भिंडी के समोसे सब बना लेती हूँ। उसकी बातें सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। खैर, मोहन खेतों पर काम करने चला गया। तभी उसके सास ससुर ने देखा कि रोशनी अपने घर के बाहर आंगन में कुछ पौधे लगा रही थी। बहू, ये क्या कर रही है तू? सासू माँ, अब हमारे आंगन में कुछ ही महीनों बाद भिंडी भिंडी नजर आएंगी। बहू, जब तू भिंडी लगा ही रही है तो इसके साथ ही साथ लौकी, तुरई, कद्दू ये सब भी लगा दे। हमने भिंडी की तारीफ क्या कर दी? तू तो हमेशा भिंडी बनाती रहती है, कभी कभी कुछ और भी बना दिया कर। लेकिन कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि बारिश बिल्कुल नहीं हुई और सभी की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। माहौल ऐसा हो गया कि लोग भूखों मरने लगे। गांव की एक चाय की टपरी पर कुछ आदमी भूखमरी के बारे में चर्चा करने लगे। अरे भैया नंद किशोर, लगता है ये गांव भारत के नक्शे से अब जल्दी ही मिटने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब। अब तो हम लोगों के घर में न खाने को अनाज बचा है और न ही दवाई कराने के लिए पैसे। पिछले 2 सालों से न बारिश हुई, न ही कोई कमाई हुई। तभी वहाँ पर भागता हुआ मोहन आ गया। अरे नंद किशोर चाचा, तुम यहाँ बैठे हुए हो, जल्दी से अपने घर में जाओ। तुम्हारे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोहन की ये खबर सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। नंद किशोर ने अपना पूरा परिवार खो दिया। धीरे धीरे गांव के और भी लोग अपनी जान गंवाने लगे। लोग भूख की वजह से मरने लगे। मोहन अपनी आंखों के सामने गांव वालों को तबाह होते हुए देख रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मोहन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारा परिवार भी हमारी नजरों के सामने खत्म हो जाएगा। मेरे मायके से थोड़ी दूर पर एक जंगल है, वहाँ पर एक बाबा रहते हैं, उनसे चलकर बात करते हैं, वो कोई उपाय जरूर बताएंगे। रोशनी, वैसे तो मैं इन बाबाओं पर और अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता, लेकिन अपने गांव को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहू बिल्कुल सही कह रही है बेटा, हर बाबा पाखंडी नहीं होते। कुछ तांत्रिक आज भी मौजूद हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, वो जरूर कुछ कर सकते हैं। मोहन रोशनी के साथ उसके मायके के पास एक घने जंगल में पहुंच गया। वहाँ पर एक बाबा की कुटिया बनी थी। वो दोनों कुटिया के अंदर घुस गए। बाबा, ये मेरे पति हैं। मेरे ससुराल में पिछले 2 साल से बारिश ही नहीं हुई। हमारा गांव गरीबी रेखा से भी नीचे चला गया है। हमारे गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते कई परिवार तबाह हो गए। रोशनी बिटिया, ये जो भी हुआ है ऐसे ही नहीं हुआ। उस गांव को उनके पापों की सजा मिली है। उस गांव में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसने हजारों पेड़ नहीं काटे। बाबा, आपने बात तो बिल्कुल सही कही। लोगों ने अपने घर बनवाने के लिए कई पेड़ काट डाले। कुछ लोगों ने तो पैसों के लालच में ही पेड़ काटकर बेच दिए। अगर पेड़ गलती से कट भी जाते हैं तो अपने घर के सामने 2-3 नए पेड़ लगा लेने चाहिए, जिससे ये कुदरत संतुलित रहती है। असंतुलन की वजह से ही बारिश नहीं हो रही। बाबा, इसका कोई उपाय तो होगा? तुम दोनों को मिलकर गांव में बहुत बड़ा भंडारा करना होगा। सभी को खाना खिलाना होगा और खाना खाते वक्त गांव का हर एक इंसान हर एक निवाले के साथ इस कुदरत से पेड़ काटने के जुर्म में माफी मांगता जाए, तभी बारिश हो सकती है। और बारिश होते ही सबसे पहले पेड़ लगाना, उसके बाद अपनी खेती करना, वरना दोबारा भूखमरी आ जाएगी। ठीक है बाबा, हम कल ही बहुत बड़ा भंडारा करते हैं। दोनों वापस आ गए। अब उसके सास ससुर भंडारे को लेकर परेशान हो गए। रोशनी, हम भंडारा कैसे रखेंगे? ये गांव बहुत बड़ा है। अब तो हमारे पास भी इतना अनाज नहीं बचा कि पूरे गांव को खिला सके। बेटा, अगर बाबा जी ने बताया है तो हमें किसी भी हालत में यह करके देखना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब वो लोग भंडारे को लेकर परेशान हो गए। तभी अचानक रोशनी के दिमाग में एक ख्याल आया। सुनिए, हमारे आंगन में जितनी भी भिंडी लगी है उन सब की सब्जी बनाएंगे ताकि सारा गांव खा सके। ये सुनकर उसकी सास हंसने लगी। बहू तो बड़ी भोली है। हमारे आंगन में जितनी भिंडी लगी है ना, अगर सारी भिंडी तोड़कर भी हमने सब्जी बना ली तो भी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10 लोग ही खा पाएंगे। सासू माँ, मैं तरी वाली भिंडी बनाऊंगी। मुझे पता है कि तरी वाली भिंडी नहीं बनाई जाती, पर इसके अलावा कोई चारा नहीं है अपने पास। कम से कम 50 बाल्टी पानी डालेंगे और जितनी भी भिंडी है वो सब डाल देंगे। फिर ढेर सारा नमक और मसाला डालकर सब्जी बनाएंगे तो बुरी नहीं लगेगी। बहू बिल्कुल सही कह रही है, और वैसे भी अभी हमें स्वाद नहीं, लोगों की जानें देखनी है। तो ठीक है, मैं जल्दी से सारी भिंडी तोड़ लाता हूँ। बेटा, वो सब हम कर लेंगे। अभी तो गांव वालों को इकट्ठा कर। बाबा ने जो भी बताया गांव वालों को समझा दे। उसके बाद गांव के कुछ लड़कों को भी बुला लेना। सब लोग मिलकर भंडारा करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी सारे गांव वालों को इकट्ठा करके सारी बात बताता हूँ।
मोहन गांव वालों को इकट्ठा कर ही रहा था कि उतने में 3 आदमी और ही दुनिया छोड़कर चले गए। पहले तो उनका अंतिम संस्कार किया गया, उसके बाद मोहन ने भंडारे वाली सारी बात गांव वालों को बता दी। बेटा, बाबा ने जो भी बताया बिल्कुल सही बताया। हम अपने फायदे के लिए पेड़ काट डालते हैं और ये नहीं सोचते कि हम अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। हम सबको मिलकर जल्द से जल्द भंडारा करना होगा और कुदरत से और प्रकृति से माफी मांगनी होगी। हम सब तरी वाली भिंडी बनाने में रोशनी बहू की मदद करेंगे। आज रात भर कोई नहीं सोएगा इस गांव में। हाँ, सारा गांव उस रात नहीं सोया। सब रोशनी के साथ मिलकर सब्जी बनवाने लगे। उन लोगों ने उतनी भिंडी में 50 बाल्टी पानी मिलाकर तरी वाली भिंडी की सब्जी बनाई। सब्जी बनाते बनाते सुबह हो गई। खैर, सारे गांव ने वैसा ही किया जैसा बाबा ने बताया था। 1 घंटे में ही बारिश शुरू हो गई। अब जल्दी से भंडारा शुरू करते हैं, लेकिन गांव वालों याद रखना, हर निवाला अंदर लेते समय उन पेड़ों को काटने के लिए कुदरत से माफी मांगते रहना। अगर एक भी निवाला बिना माफी मांगे खाया तो ये भुखमरी कभी खत्म नहीं होगी और ये गांव वीरान हो जाएगा। और उसी वक्त पेड़ लगाने शुरू कर दिए। उस दिन के बाद किसी ने भी पेड़ नहीं काटे और सभी खुशी खुशी रहने लगे।